मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में जनसंख्या संगठन पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए, टॉपिक का नाम है जनसंख्या संगठन। पॉपुलेशन कंपोजिशन। और पॉपुलेशन कंपोजिशन को जानने के लिए हमें जानना होगा किसका पॉपुलेशन का कंपोजिशन जानना है ना। पॉपुलेशन किससे बना हुआ है? मानव की संख्या ही क्या है? जनसंख्या है। और इस जनसंख्या का संगठन कंपोजिशन जानने के लिए हमें जानना होगा उनके गुणों के बारे में। किसके? जनसंख्या के गुणों के बारे में जानना होगा, है ना। जब बात गुणों की आती है तो गुणों के अंतर्गत क्या क्या जानेंगे? जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यवसाय और आय के स्तर पर। और आय के स्तर पर इन सभी स्तरों पर क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं, है ना, एकदम अलग अलग। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से या दूसरे मानव से बहुत ही अलग होता है, अलग गुण रखता है वो। कितने पुरुष हैं जनसंख्या संगठन से हमें पता चलेगा, कितने स्त्रियां हैं, किस किस आयु वर्ग के लोग हैं, है ना, किस किस आयु के लोग हैं, एज बार के लोग हैं, कितने लोग इस आयु वर्ग में आते हैं, है ना। जैसे कि 0 से 15 साल के कितने बच्चे हैं, 15 से 65 साल के कितने लोग हैं। तो ये सब हमें इस तरह से एक अलग सा क्लासिफिकेशन पता चलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, साक्षरता का स्तर क्या है, साथ ही व्यवसाय कितने प्रकार के लोग करते हैं या किस प्रकार के व्यवसाय में काम कर रहे हैं, आय का भी पता चलता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, जो गुण हैं, हमें पता चलेगा। और इन सभी के स्तर पर बहुत भिन्न भिन्न होते हैं लोग। ठीक है। और इस जनसंख्या संगठन को जानने के लिए एक जो बहुत ही अच्छी विधि है वो क्या है? जनसंख्या पिरामिड। इसे जानने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है जिसे कहते हैं जनसंख्या पिरामिड। इसका एक नाम और भी है, आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो इस पिरामिड की मदद से, जनसंख्या पिरामिड जो है, इसकी मदद से हम ये सभी बातें जान पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिरामिड देखा है आप लोग? लगभग लोगों ने तो देखा ही होगा पिरामिड, है ना। सामने से नहीं, कोई बात नहीं, सामने से नहीं देखा है, न्यूज में और जो ऑनलाइन आप देखते हैं मोबाइल के माध्यम से, टैब है किसी के पास, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने देखा होगा। तो चलिए पिरामिड कुछ बना लेते हैं, है ना। ये कुछ पिरामिड की संरचना है, हम आपके साथ ही बना रहे हैं। ये 0 है, नीचे प्रतिशत से दर्शाया गया है, ठीक है। और इस तरफ आयु वर्ग है, अर्थात इधर से पता चलेगा कि किस आयु वर्ग के लोग हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से पिरामिड है। आप साथ में बस देखते रहिए, उतना पर्याप्त है, क्योंकि देखने से आपको क्या होगा, धीरे धीरे याद होगा। आपको बनाना नहीं है, बस देखते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया पिरामिड, कुछ ऐसा ही दिखता है। 0 और ये 2%, 4%, 6% और ये 8%। इस तरफ भी 2, 4, 6, 8 और ये 10%, है ना।
अब बात करते हैं आयु वर्ग की तरफ। क्या रखना है? 0 से 4 वर्ष के लोग, ठीक। इसके बाद 10 से 14 वर्ष के लोग, 15 से 19 वर्ष के लोग, फिर 60 से 64 वर्ष के लोग, और 65 से 69 वर्ष के लोग, वहीं 85 प्लस आयु के लोग, है ना। ये मैंने और भी इसके बीच में नंबर्स भरे हुए हैं, मैंने नहीं भरा है, आप भर सकते हैं। समझदारी के लिए मैंने बस इतना ही बनाया है, समझने के लिए। तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। क्यों खींच रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, इससे क्या पता चल रहा है? सबसे पहले तो एक आयु वर्ग के बारे में पता चल रहा है, हमें ये पता चल गया। इसके साथ ही हमें क्या पता चलेगा? स्त्री और पुरुष। हमें जनसंख्या पिरामिड से ये भी पता चलता है कि पुरुष और स्त्री के बारे में। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये है पुरुष का, मीन्स कि ये पिरामिड का ये जो हिस्सा है, इस तरफ का, इस तरफ का, है ना, ये वाला हिस्सा पूरा क्या है? पुरुष है, ठीक है। और ये दूसरी तरफ हिस्सा, ये मैं आपको बताने के लिए लाइन खींच रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये जो भाग है पूरा क्या है? स्त्री का है। ध्यान रखेंगे, मैं यहीं पर लिखती चल रही हूँ, ये पुरुष भाग है और दूसरा स्त्री को बताएगा। तो जनसंख्या पिरामिड से सबसे पहले आपको पता चल गया कि कितने पुरुष और कितने स्त्रियां हैं, ये पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पता चलने वाला है? ये पिरामिड कुछ इस तरह से है, ये कुछ ऐसे बॉक्सेस में आपको दिखेगा आपकी बुक में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 0 से 4 वर्ष के बच्चों से लेकर 10 से 14 वर्ष के बच्चों तक है। तो ये जो भाग है पिरामिड का, ये क्या है? निचला भाग है, निचला भाग है, जो क्या बताता है? बच्चों की संख्या को दर्शाता है, बच्चों की संख्या को दर्शाता है। निचले भाग से बच्चों की संख्या पता चलती है ना। बच्चे किन्हें माना गया है? 15 वर्ष से कम आयु के, कम आयु के जो होते हैं बच्चे, उन्हें बच्चे की श्रेणी में रखा गया, अर्थात 0 से कहां तक? 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे जितने हैं, ठीक है। अब इसी जनसंख्या पिरामिड से क्या पता चलेगा? वृद्ध लोगों की जनसंख्या कितनी है ये पता चलेगा। तो वृद्ध लोगों की जनसंख्या इस क्षेत्र में आएगी, किस क्षेत्र में? 65 प्लस। ये क्या है? वृद्ध लोगों की जनसंख्या यहां से पता चलेगी। तो ये कौन सा भाग है पिरामिड का? ऊपरी भाग है ना, पिरामिड का ऊपरी भाग है। तो पिरामिड के ऊपरी भाग से, ऊपरी भाग से क्या पता चल रहा है? वृद्ध लोगों की संख्या, वृद्ध लोगों की संख्या, ठीक। अब बात करते हैं वृद्ध लोगों की संख्या के क्रम में किसे वृद्ध कह रहे हैं? 65 प्लस, 65 वर्ष से आयु अधिक जिन लोगों की है उन्हें वृद्ध लोगों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस भाग की जो सबसे बड़ा दिख रहा है हमें, क्या है? ये कैसा भाग है? ये किन लोगों को दर्शाता है? किन लोगों के बारे में ये जो बीच का भाग है पिरामिड का दर्शाता है? हमने अभी तक इसके बारे में नहीं जाना है ना, कि जाना है? नहीं जाना है, हमने इसके बारे में नहीं जाना है। कलर एक जैसा हो गया,
कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देते हैं। अभी ठीक है, कलर चेंज कर दिया। तो ये जो मध्य का भाग है, आप इसे कलर समझ लीजिए रेड ही है। मध्य का भाग क्या दर्शाता है जनसंख्या पिरामिड का? कार्यशील जनसंख्या के बारे में, कितने लोग कार्यशील हैं, कार्यशील आयु वर्ग के बारे में दर्शाता है। कौन? ये मध्य भाग। कार्यशील आयु वर्ग के कौन से लोग हैं? 15 वर्ष से 65 वर्ष तक के आयु वर्ग तक के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो इस पिरामिड के माध्यम से आपको ये बड़ी जानकारी प्राप्त हुई। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है पिरामिड से, जो जनसंख्या का पिरामिड है उससे पता चलता है आश्रित लोगों की संख्या के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? आश्रित लोगों की संख्या। आश्रित लोगों की संख्या। आश्रित लोग कौन से होंगे? सबसे युवा आश्रित लोग। अब सोच में पड़ गया ना कि युवा आश्रित कौन से हो सकते हैं, जो युवा भी हो और आश्रित भी हो। बेसिकली ये जो निचला वर्ग है ना, आप युवा लिखने की बजाय जो है लिख सकते हैं निचला वर्ग, अर्थात बच्चों की जो संख्या होती है, और इसके अलावा जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। मतलब 15 वर्ष से कम आयु के लोग और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो निचला भाग पिरामिड का निचला भाग और पिरामिड का ऊपरी भाग क्या है? आश्रित लोगों की संख्या को दर्शाता है ना? क्या दर्शाता है? आश्रित लोगों की संख्या को दर्शाता है। स्पष्ट है? बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो भाग आप देख रहे हैं, चलिए इसे यहीं पर छोड़ते हैं, और आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा। अब हम इसके उदाहरण के तौर पर इसमें आगे बढ़ते हैं, ताकि किसी देश के पहले उसकी जनसंख्या लें और फिर उसके बाद उसको समझते हैं कि वहां पर जनसंख्या का स्तर क्या है। तो जनसंख्या पिरामिड से आपको क्या क्या पता चल सकता है, ये आपने यहीं पर लिख लिया है। तो आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि किसी देश का जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से यदि हमें पता चलता है कि किसी देश में जनसंख्या दर क्या है? उच्च है, और मृत्यु दर भी अधिक है, तो वो किस तरह से दिखेगा? उस देश का जनसंख्या पिरामिड कैसे दिखेगा? छोटा बना लेते हैं, है ना? किसी देश की, इसी को जो पिरामिड आपने समझा है अभी, इसी को हम उदाहरण के तौर पर कई उदाहरण से समझने वाले हैं। किसी देश का जो जनसंख्या पिरामिड है उसे देखते हैं। उसे देखने पर हमने पाया कि वहां जनसंख्या दर उच्च है और मृत्यु दर भी अधिक है। तो कैसा दिखता होगा पिरामिड? चलिए रफ बना लेते हैं पिरामिड को। कुछ इस तरह से दिखता होगा। ये क्या है? बीच में एक लाइन है जो स्त्री और पुरुष को अलग करती है। इस तरफ पुरुष है और इस तरफ स्त्री है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्या कहा मैंने? जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। यदि किसी देश की जनसंख्या पिरामिड को देखेंगे या किसी देश में जन्म दर अधिक हो, क्या है? अधिक है, और मृत्यु दर भी अधिक है, तो पिरामिड कुछ ऐसा दिखेगा। अर्थात यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। ये 15 वर्ष के बच्चे हैं,
और ये क्या है, 65 वर्ष प्लस, ये वृद्ध है ना। तो जब बच्चे, जन्म दर क्या है, अधिक है। जब जन्म दर अधिक होती है तो आधार कैसा होता है, पिरामिड का जो आधार होता है, ये जो आधार है वो कैसा होगा, चौड़ा होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और जब मृत्यु दर अधिक होती है तो क्या होगा, जो ये आप देख रहे हैं ये बहुत ही सकरा होगा ऊपर, ये देख रहे हैं ना आप, बहुत ही सकरा है, अर्थात मरने वालों की दर क्या है, बहुत अधिक है। तो पिरामिड का ऊपरी भाग सकरा होगा, ऊपरी भाग कैसा होगा, सकरा होगा। ठीक है, जिससे आपको ये ना पता हो, सिर्फ चित्र ही दिखाया जाए और आपने देखा कि आधार बहुत चौड़ा है और जो ऊपरी भाग है पिरामिड का वो क्या है, बहुत सकरा है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि वहां उस देश का, जिस भी देश का पिरामिड आपको दिखाया गया है, उस देश की जनसंख्या दर, सॉरी, जन्म दर बहुत अधिक है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा पिरामिड, अगर उदाहरण तौर पर देखें तो केन्या का पिरामिड आपको इस रूप में देखने को मिलेगा, केन्या का पिरामिड, है ना। क्यों, आधार बहुत चौड़ा है, बच्चे तो बहुत सारे जन्म ले रहे हैं लेकिन बहुत कम ही लोग या बहुत कम बच्चे ही क्या होते हैं, सरवाइव कर पाते हैं या जीवित रह पाते हैं। तो क्या होता है, वो बहुत ही कम आयु में, या आप कह सकते हैं 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अधिकतर बच्चे 1 वर्ष पूरा करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम होंगे। और ऐसा पिरामिड केन्या का पिरामिड है। ठीक है, अन्य देश के बारे में देखते हैं, किसी दूसरे देश का पिरामिड, दूसरे देश का जैसे भारत का ही देख लेते हैं। भारत का पिरामिड कैसा दिखेगा, भारत का पिरामिड, भारत का पिरामिड कुछ इस तरह से दिखेगा। बनाए, चलिए बना लेते हैं, रफली हम लोग बना रहे हैं। ये लाइन क्या दर्शाती है, पुरुष और स्त्री को अलग करती है, इस तरफ पुरुष है और दूसरी तरफ स्त्री। पिरामिड से हमें ये भी पता चलता है ना। और ये भारत का पिरामिड, ज्यादा सकरा हो गया, सही कर देते हैं। है ना, ये क्या है, भारत का पिरामिड, जिसमें हम क्या जानेंगे, भारत का पिरामिड, यहाँ पर भारत में मृत्यु दर कम है। सबसे पहले तो एक, ये 15 वर्ष और ये रहा 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का पिरामिड। तो आप देख सकते हैं कि जो पिरामिड का निचला भाग है, ये भाग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जन्म दर ठीक ठाक है ना, क्योंकि आधार चौड़ा है। और जो मृत्यु दर है वो कम है, क्योंकि 65 प्लस वाले लोगों की संख्या भी क्या है, अधिक है, बहुत शार्प नहीं है, सकरा नहीं है भारत का पिरामिड, तो मृत्यु दर कम है, कम है। वहीं बात करें इस युवा वर्ग की, ये क्या है, युवा वर्ग है। युवा वर्ग किसे कहेंगे, 15 वर्ष से 65 आयु के लोग जो होते हैं वो युवा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो भारत का युवा वर्ग भी क्या है, अधिक है। ये लाइन यहाँ से होगी, तो ये आधार युवा वर्ग का क्या है, ज्यादा है, चौड़ा है। आप देख सकते हैं काफी चौड़ा है ना।
तो पिरामिड का ये भाग चौड़ा है ना। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भारत में सबसे पहले तो ये भाग बच्चों को दर्शाता है। तो बच्चों की जन्म दर क्या है? अच्छी है। जन्म दर अच्छी हो रही है यहाँ पर, है ना। बच्चों को दर्शाता है। और युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। इसका तात्पर्य क्या होगा? बच्चे जो यहाँ जन्म ले रहे हैं 0 से 15 वर्ष की आयु के बीच के, ये जो हैं, है ना, ये किस अवस्था तक पहुंच रहे हैं? प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। बच्चे कब तक जीवित रहते हैं? प्रौढ़ावस्था तक। प्रौढ़ावस्था जानते हैं? तक जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है ना। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, पर्याप्त खाद्य आपूर्ति है, और जितनी सुविधाएं आप पहले पढ़ चुके हैं वो सभी होनी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होनी चाहिए, एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, और खाद्य आपूर्ति होनी चाहिए, पर्याप्त भोजन होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब होंगी तभी क्या होगा? बच्चे जीवित रह पाएंगे। तो ये बच्चे प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। प्रौढ़ावस्था के बाद की अवस्था होती है वृद्धावस्था, ठीक है। तो और इससे पहले कितनी अवस्थाएं हैं? जैसे शैशवावस्था, जो 1 वर्ष से 0 से 1 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं या अवस्था होती है, वो क्या कहलाती है? शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था 1 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो ये सारी अवस्थाएं भारत में रहने वाले या भारत में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो देखते हैं और इस अवस्था तक जीवित रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस अवस्था तक जीवित रहने का तात्पर्य क्या है? कि भारत में युवा अधिक है। भारत में युवा अधिक है। और जब युवा अधिक होते हैं तो क्या होता है? श्रम अधिक होता है। यही युवा क्या कहलाते हैं? डिविडेंड। भारत के लिए डिविडेंड की तरह, डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह कार्य करते हैं, जिससे देश का विकास होता है, ठीक है। क्योंकि ये मजबूत है, श्रम है, और जिससे देश का विकास होने में मदद मिलेगी। इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। चलिए, ये है भारत का पिरामिड। और मृत्यु दर कम है, क्योंकि यहाँ पिरामिड में देख सकते हैं ऊपरी भाग सकरा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, एक और उदाहरण समझ लेते हैं। कहाँ का? जापान का पिरामिड। यदि हम जापान का पिरामिड देखें, देख लेते हैं। जापान का पिरामिड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको बार बार कंप्लीट पिरामिड बनाकर नहीं दिखा रही हूँ, एक बार मैंने आपको कंप्लीट पिरामिड समझा दिया है, ठीक है। तो अभी मैं रफ पिरामिड ही बना रही हूँ। ये क्या है? सबसे पहले इसे अलग कर लेना है, एक लाइन खींचकर 0, ये नीचे प्रतिशत है, और इस तरफ आयु वर्ग को या एज को दर्शाया गया है, ठीक है। 2 4 6 8 2 4 6 8 और ये 10। ये जो जापान का पिरामिड है कुछ इस तरह से है। ये है जापान का पिरामिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिरामिड का जो आधार है वो कैसा है? सकरा है। आधार कैसा है? सकरा है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि यहाँ पर जन्म दर कम है, अर्थात बच्चे कम जन्म ले रहे हैं, है ना। और अगर इस पिरामिड के शीर्ष भाग को देखें, ऊपरी भाग को देखें, तो आप क्या पा रहे हैं? पर्याप्त संख्या में वृद्ध लोग हैं, है ना। तो शीर्ष भाग में आपने देखा कि वृद्ध लोगों की, या फिर आप कह सकते हो मृत्यु दर कम है। यहाँ पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। जन्म दर कम है तो बच्चे कम जन्म ले रहे हैं,
बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और सरल कर लिया। मृत्यु दर कम है तो क्या हो रहा है, अगर मृतकों की संख्या मतलब मरने वालों की संख्या क्या होगी, कम होगी, मृतकों नहीं मरने वालों की संख्या कम होगी तो कौन से लोग बढ़ेंगे, वृद्ध लोगों की संख्या अधिक होगी, वृद्ध लोगों की संख्या अधिक होगी। तो ये आप पिरामिड से देख सकते हैं, साफ साफ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और आप ये जो युवा वर्ग है उसमें देखिए किस तरह से ये जिगजैग पिरामिड आपको देखने को मिलता है जापान का। ठीक है, तो जापान के संदर्भ में दो बातें बहुत स्पष्ट हैं कि वहां का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। ठीक है, जन्म दर कम है तो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, कम जन्म ले रहे हैं। मृत्यु दर कम है तो वृद्ध लोगों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे दबाव बढ़ता है। जब जन्म लेने वालों की संख्या यहाँ पर कम है और वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने से क्या मतलब है, एक आप पॉइंट अगर याद करें तो आपने जनसंख्या पिरामिड समझते समय एक बात याद की थी कि आश्रित लोगों की संख्या भी पिरामिड बताता है। तो जब वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है तो वो कहाँ जाएंगे, आश्रित लोगों में जुड़ेंगे, है ना। तो आश्रित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आश्रित में भी किसकी, जापान के संदर्भ में देखें तो वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, ना कि बच्चे। ठीक है, क्योंकि जन्म दर तो पहले से ही कम है। तो ये बात हमें जापान के पिरामिड से पता चलती है। अब बात करते हैं, पूरा कंक्लूड कर देते हैं। क्या कंक्लूड करना है, जैसे आप भारत को ध्यान में रखें तो आप क्या पाएंगे कि भारत का जो पिरामिड है उसका आधार कैसा है, चौड़ा है, अर्थात अधिक मात्रा में बच्चे या बच्चों का जो जन्म दर क्या है, उच्च है ना, बर्थ रेट हाई है। ठीक है, क्योंकि आधार चौड़ा है, आपने देखा। और मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं भारत में, है ना, खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, जिसके कारण मृत्यु दर कम है भारत के पिरामिड से आपने ये देखा। साथ ही आपने जाना कि युवा आयु वर्ग, है ना, यूथ, किसे 15 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम या 65 वर्ष तक, ये किस में काउंट होते हैं, यूथ में, कार्यशील जनसंख्या में काउंट होते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या क्या है, भारत में अधिक है। क्यों, क्योंकि भारत का जो पिरामिड आपने देखा उसमें कार्यशील जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो चौड़ा है। कैसा है, चौड़ा है। तो जब कभी भी कार्यशील जनसंख्या का जो पिरामिड आप देखेंगे भारत का, उसमें चौड़ा दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब कार्यशील जनसंख्या पर्याप्त है। अगर वही पिरामिड में जो बीच का भाग है ना, मध्य भाग, वो सकरा हो जाए अर्थात कार्यशील जनसंख्या क्या है, कम है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो जब कार्यशील जनसंख्या भारत में अधिक है तो वो कैसे है, श्रम है, अच्छा श्रम मिल जाएगा, है ना। और भारत के भविष्य के लिए, विकास के लिए ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देखते हैं। और भारत इससे विकास करेगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ। और मैं बता दूं आपको कि इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और अब हम चैप्टर के साथ साथ क्लास भी फिनिश होती है। अब हम मिलेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।